नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रोशन बैच के अंतर्गत पर्यावरण के डेमो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम रोशन बैच में पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। आज के क्लास के माध्यम से, जो कि आज की क्लास सभी अभ्यर्थियों के लिए फ्री है, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम रोशन बैच के अंतर्गत पर्यावरण को किस तरीके से कवर करने वाले हैं। पर्यावरण इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पीआरटी के जो अभ्यर्थी हैं 1 से 5 के लिए आप में 120 प्रश्नों में से अभी तक का जो पुराना पैटर्न है, बाकी नए पैटर्न पर जो भी चेंज होगा उस हिसाब से हम रोशन बैच को आपके लिए अपडेट कर देंगे। तो पीआरटी में अगर हम बात करें तो अभी तक जो देखा गया है 15 से 16 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पर्यावरण के टॉपिक्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे एक हम उदाहरण अगर लेते हैं कि आप भूगोल कितना भी पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री कितना भी पढ़ लीजिए, पॉलिटी कितना भी पढ़ लीजिए, फिर भी सवाल गलत हो जाता है। लेकिन पर्यावरण में ऐसा नहीं होता है। पर्यावरण में अगर आप एक जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके 15-16 सवाल अगर आते हैं परीक्षा में तो ये सारे के सारे सवाल आप 100% एक्यूरेसी के साथ में सही करके आ सकते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं कि हम हमारे रोशन बैच के अंतर्गत इन्वायरमेंट के लिए या पर्यावरण के लिए हमारा इंडेक्स क्या रहेगा, कौन कौन से चैप्टर्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पारितंत्र की। तो हम पारितंत्र से आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। पारिस्थितिकी और पारितंत्र से, जिसके अंतर्गत हम पारितंत्र के घटक को भी देखेंगे, पारितंत्र के प्रकार भी देखेंगे। इसके बाद दूसरी क्लास जब आपकी होगी तब उसमें हम पारितंत्र के प्रकार देखेंगे, यानी कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें ऊर्जा प्रवाह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिक पिरामिड को हम कवर करेंगे। इसके बाद फिर अगले क्लास में हम पारितंत्र के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए पोषक तत्वों का चक्रण भी देखेंगे। तो पारितंत्र का एक जो फंक्शन है वो पोषक तत्वों का चक्रण भी है। इसके अलावा पारिस्थितिकी अनुक्रमण भी हम कवर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पारितंत्र में प्रजातियों से संबंधित होगी, जिसमें हम प्रजातियों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, पारिस्थितिकी निकेत के बारे में चर्चा करेंगे, इकोटोन के बारे में चर्चा करेंगे, जैविक अंतःक्रिया, बायोटिक इंटरेक्शन, जो भी 5 प्रकार के होते हैं, 5 से 6 प्रकार के, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ में। इसके बाद हम जैव विविधता का टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें हम जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं, जैव विविधता हॉट स्पॉट्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा जैव विविधता का जो प्रतिरूप कैसा होता है, जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण के बीच में हम अंतर को देखेंगे। फिर उसके बाद जब अगली क्लास होगी तो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित आपका जैवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभयारण्य आदि को हम एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, इनको हम एक सेपरेट क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद हम पर्यावरण और प्रदूषण को कवर करेंगे, जिसमें हम प्रदूषण से संबंधित जितना भी आपके पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं हम सभी को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। पर्यावरणीय कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक तापन का मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है, ओजोन अवक्षय का है, ओजोन डिप्लीशन का मुद्दा है, प्रवाल विरंजन। तो इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे हमारे रोशन बैच के अंतर्गत। और महज आप यहाँ पर 9 क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है कि 1-2 क्लास, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो सकता है कि इस क्लास में पूरा 1 क्लास चला जाए और फिर जो है इस तरीके से तो कुछ 1-2 क्लास और बढ़ भी सकता है। बाकी अगर इसके अलावा सभी विषयों के लिए बता दे रहे हैं, रोशन बैच में अभी तक हमने जितना पढ़ाया है, जैसे कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, भूगोल हमने कंप्लीट कर लिया है और पॉलिटी भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा साइंस की क्लासेस आपकी चल रही हैं रोशन बैच के अंतर्गत। साइंस में हमने बायोलॉजी वाला पोर्शन पूरा कर लिया है और अब हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। तो रोशन बैच के अंतर्गत जितने भी विषय हमने कंप्लीट करा लिए हैं, इन सभी विषयों से हम आपको आगे 10-10 मिनट के आपको हम एपिसोड्स भी लेकर आएंगे। तो इन 10 मिनट्स के एपिसोड से क्या होगा कि कुछ
एक ऐसे टॉपिक्स हमेशा रह जाते हैं कि जब हम बैच में उनको नहीं कवर किए होंगे या स्किप हो गए होंगे या फिर हमारे जो एक सीक्वेंस था जो हमने फॉलो किया उसमें नहीं फिट हुए होंगे, तो उनको हम 10 मिनट टॉपिक में रखेंगे हर एक विषय का, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो। तो हम आगे भी आपसे 10-10 मिनट के टॉपिक लाकर, आपकी मान लीजिए किसी टॉपिक को लेकर आपका डाउट है तो उनको भी हम आगे आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे। कुल मिलाकर आपकी जो सफलता है, हमसे पढ़कर, आप हमसे एक बार जीएस पढ़ेंगे, आपको फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कीजिए, आपको कहीं और का जो जीएस का कंटेंट है वो अच्छा ही नहीं लगेगा। ये इस बात की गारंटी है हमारे तरफ से। ये जो भी कंटेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरी तरीके से हमारे द्वारा बहुत ही मेहनत से क्रिएट किया गया है। अगर हम सोर्स की बात करते हैं, आप लोग जानना चाहेंगे तो 9th क्लास से लेकर, चर्चा तो नहीं कर सकते डिटेल में क्योंकि हमने बहुत पहले भी चर्चा किया हुआ है यूट्यूब पर, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास एनसीईआरटी, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास एनसीईआरटी साइंस की जो किताब है पुरानी वाली, उस साइंस की किताब में कुछ चैप्टर्स आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिए गए हैं और उन सभी को हमने कंपाइल किया है। उन सभी से हमने, हमारे जो बैच है, हमारा रोशन बैच है, हमने वहाँ पर इंक्लूड किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स में इन्वायरमेंट पूछा जाता है और ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि कोई एक परीक्षा में अगर लगातार हर साल सवाल पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट विषय से तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा यूपीएससी से पूछा जाता है। इसके अलावा बिहार में अगर हम बात करते हैं तो बिहार में जो है, जो बीएड का पेपर होता है, बीएड का जो एग्ज़ाम होता है बिहार का, उसमें भी इन्वायरमेंट के सवाल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो हैं ही। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से हम आपकी क्लास को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे हमारा जो एक लेवल है, पैटर्न है, वो हम फॉलो करें अच्छे से और आपको महज कुछ ही क्लास में आपको 15 से 16 अंकों का जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाए। अगर आप हमारे रोशन बैच में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम आपको एग्ज़ाम तक कंप्लीट सपोर्ट करते हैं हर प्रकार से, आप एग्ज़ाम तक अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से। एग्ज़ाम तक हम आपके लिए अवेलेबल भी रहते हैं पर्सनली। आपका कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो, कंटेंट रिलेटेड डाउट हो, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड डाउट हो, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए किसी भी सवाल से संबंधित डाउट हो, हम सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं। पर्सनली भी आप हमसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत पड़े। बाकी कंप्लीट बैच के अंतर्गत हम टेस्ट सीरीज़ को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे तरफ से पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारा जो कंटेंट है वो तो आपको कहीं मिलने वाला है नहीं, हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी यूनिक है। और साथ में जो हम प्रैक्टिस कराने के लिए आपको एनसीईआरटी का एमसीक्यूज़ भी कराते हैं। जैसे हम इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो जितनी भी क्लासेस इन्वायरमेंट की होंगी, इनसे संबंधित हम आपको एमसीक्यूज़ भी कराएंगे। ये अपने आप में बहुत ही यूनिक होंगे, इससे आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो इतनी अच्छे तरीके से, इतनी गहन तैयारी आपको हमारे माध्यम से हो पाएगी। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी अभ्यर्थी जो हमारे रोशन बैच से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जो है लगभग संख्या में 925 प्लस अभ्यर्थी हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार लाइक, कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा अभी तक की जो क्लासेस आपने रोशन बैच के अंतर्गत देखी हैं। एक यहाँ पर हम आप सभी अभ्यर्थियों को जानकारी दे देते हैं कि जो भी अभ्यर्थी यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी सुपर टेट में इन्वायरमेंट का जो पोर्शन आता है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, तो जो पर्यावरण से संबंधित जो भी आपका सिलेबस है यूपी सुपर टेट में, वो हम रोशन बैच में ऑलरेडी कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी टॉपिक यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी यूपीपीएससी प्रीलिम्स का भी तैयारी करता है तो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे इस बैच से हो जाएगा। सभी विषयों का जो हम क्लास ले रहे हैं फाउंडेशन बैच है एक प्रकार से, यानी एक बार आप पढ़ लेंगे, आप बीपीएससी सिविल सर्विसेज तक का एग्जाम दीजिए, आपको उस विषय में दिक्कत नहीं होगा जो आप हमसे पढ़कर जाएंगे। पारिस्थितिकी एवं पारितंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये हमारा पहला चैप्टर है। शुरुआत होती है जब हम इन्वायरमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं, पर्यावरण को पढ़ना शुरू करते हैं, पारिस्थितिकी की। सबसे पहले हम कभी भी विज्ञान में अध्ययन करते हैं तो विज्ञान में कभी भी जब हम अध्ययन करते हैं या वैज्ञानिक कोई विषय का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस साइंस को, उस विज्ञान को हम कहते क्या हैं। तो हम जो पर्यावरण से संबंधित विज्ञान को पढ़ते हैं उस विज्ञान को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं।
पारिस्थितिकी या इकोलॉजी की बात करें तो इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी एक एक करके सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आप बहुत आराम से सभी चीज़ों को समझते जाइए और एक एक करके आप जो भी क्लासेस हम आगे लेंगे आप उनको एक सीक्वेंस में फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो एक आसान शब्दों में अगर आपको पारिस्थितिकी का डिफिनीशन परिभाषा समझनी है तो ये क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है, एक प्रकार से विज्ञान की शाखा है जो पर्यावरण से संबंधित है। तो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक अध्ययन है किसका, जीवधारियों का आपस में। तो जो जीवधारी हैं यानी ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं जितने भी, तो ऑर्गेनिजम्स का आपस में, एक तो ऑर्गेनिज्म या जीव आपस में और उनका भौतिक पर्यावरण से, और साथ में उनका जो भौतिक पर्यावरण है फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी जिस पर्यावरण में वो रह रहे हैं, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, उनके बीच में वो क्या क्या संबंध से जुड़े हुए हैं, उन अंतर संबंधों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है इसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जीवधारियों का आपस में, पर्यावरण में जीवधारी होते हैं यानी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत प्रकार के जीव होते हैं सभी मानव को मिलाकर, और ये जो जीव होते हैं ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इसके अलावा अपने जिस पर्यावरण में रहते हैं उस पर्यावरण से भी अंतःक्रिया करते हैं। तो जीवधारियों का आपस में और उनके भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का जो अध्ययन होता है या वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन रिलेशन टू ईच अदर एंड टू देयर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम जीवधारियों में ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत प्लांट और एनिमल्स दोनों को कवर करते हैं। अब यहाँ पर परीक्षा दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पारिस्थितिकी के जनक किसको माना जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को पारिस्थितिकी का जनक, फादर ऑफ इकोलॉजी माना जाता है। फिर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की, तो ये विज्ञान की वह शाखा है जो पर्यावरण से संबंधित है। आखिर में आप पर्यावरण की क्लास में ही तो पारिस्थितिकी को पढ़ रहे हैं सबसे पहले, तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जो पर्यावरण से संबंधित है, और साथ में जो पारिस्थितिकी है जीवों और उनके आसपास के वातावरण के साथ उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी में हम क्या करते हैं, जीवों को और जीवों के आसपास जो भी वातावरण है उनके बीच में जो अंतर संबंध है उनका हम अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पारिस्थितिकी शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो पारिस्थितिकी शब्द की बात करें तो पारिस्थितिकी शब्द को इकोलॉजी के रूप में या आइकोलॉजी के रूप में, एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो आइकोलॉजी के रूप में दिया गया था, आइकोलॉजी के रूप में दिया गया था, OEKOLOGIE। तो इकोलॉजी या आइकोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने गढ़ा था और प्रयोग किया था, तो उस व्यक्ति का नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल की अगर हम बात करते हैं तो अर्नेस्ट हैकल जर्मन प्राणीशास्त्री थे, जर्मन प्राणीशास्त्री थे। इन्होंने 1869 में सबसे पहले इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द को गढ़ा था या प्रयोग किया था। अब हमने यहाँ पर 1866 क्यों लिखा ये भी हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। अर्नेस्ट हैकल साहब की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक एक बुक लिखी थी 1866 में। वर्ष याद रखिएगा, जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बुक किसकी है, अर्नेस्ट हैकल की है। कब लिखी गई है, कब प्रकाशित हुई है, 1866 में। और इस बुक को जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी एग्जैक्टली पब्लिश किया गया था। इंग्लिश में अगर हम इसको रीड करते हैं तो जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। 1866 में यह पुस्तक आई थी जो कि अर्नेस्ट हैकल के द्वारा लिखी गई थी। इसी पुस्तक के माध्यम से 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो अर्नेस्ट हैकल बने थे। 1866 में पारिस्थितिकी की जो पहली परिभाषा है वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ही दी गई थी। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी शब्द को सबसे पहले देने वाले व्यक्ति भी अर्नेस्ट हैकल हैं और इसकी पहली परिभाषा भी देने वाले अर्नेस्ट हैकल हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है।
यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, आपको विकल्प में 1869 अगर रहता है तो आप 1869 मान लीजिएगा, अगर 1866 रहता है तो आप 1866 मान लीजिएगा। दोनों विकल्प कभी भी आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे। हालांकि आपने जितनी भी जगह पढ़ा होगा वहाँ 1869 लिखा होगा, लेकिन एसएससी जैसे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर ये जो सवाल पूछा गया है पारिस्थितिकी शब्द, वहाँ पर बाकायदा इस पुस्तक का नाम मेंशन किया गया है, और उस हिसाब से जब हम देखते हैं तब यहाँ पर 1866 होता है। तो इसलिए 2 ईयर आप मानेंगे, 1869 भी मानेंगे, 1866 भी मानेंगे, दोनों कभी भी एक साथ नहीं दिया जाएगा। ज़्यादातर जो संभावना है 1869 की है, लेकिन अगर कहीं 1866 आ जाए तो आप ये नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन ही गलत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, पुस्तक आई थी वो 1866 में आई थी। इस हिसाब से देखेंगे तो 1866 होगा। और चूँकि जो चीज़ें पुरानी होती हैं कई बार उसमें फैक्चुअली भी जो है कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं, कई बार 2-2 चीज़ें मानी जाती, कई बार किसी चीज़ के लिए 2-2 वर्ष भी माने जाते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से समझ लीजिए यहाँ पर। तो याद रखिएगा 1869 रहेगा विकल्प में, तब आप 1869 मानेंगे। अगर 1869 नहीं रहता तब आप 1866 विकल्प में अगर रहता है तब आप 1866 मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव और उनके पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया का अध्ययन होता है वही पारिस्थितिकी होता है। इसी चीज़ को कुछ बताया था अर्नेस्ट हैकल साहब ने। तो 1866 में पारिस्थितिकी की पहली परिभाषा देने वाली व्यक्ति थे अर्नेस्ट हैकल। उन्होंने जीवों का उनके जैविक और अजैविक पर्यावरण से संबंध को दर्शाते हुए परिभाषा दी थी। तो इन्होंने जीवों का उनके जैविक और अजैविक पर्यावरण से, यानी जैविक पर्यावरण से भी और अजैविक पर्यावरण से संबंधित करते हुए इन्होंने बताया था। इंग्लिश में बात करें तो अर्नेस्ट हैकल डिफाइंड इकोलॉजी एज द रिलेशन ऑफ एनिमल्स टू देयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट। आपको ओवरऑल जो डिफिनीशन वो समझ में आ गई होगी कि हम जो है पारिस्थितिकी कहते किसको, सबसे सरलतम परिभाषा है जीव और उनके पर्यावरण के बीच। जीव में पौधे भी आएंगे, जंतु भी आएंगे। तो जीव और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का जो अध्ययन होता है उसे ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ओइकोलॉजी शब्द की बात करें तो 2 शब्द से मिलकर बना है। ओइकोस जिसका मतलब होता है हाउस, घर, फिर दूसरा वर्ड है लोगोस। फिर हम बात करते हैं आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। अगर आपसे पूछता है आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तब आप उत्तर लगाएंगे ओडम। ओडम का पूरा नाम है यूजन पी ओडम, शॉर्ट में ईपी ओडम भी कहा जाता है या सिंपली ओडम भी कहा जाता है। तो ईपी ओडम नाम के व्यक्ति थे, इनको आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। 1969 में, वर्ष याद रखिएगा, 1969 में ईपी ओडम ने पारिस्थितिकी को परिभाषित किया था। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, पारिस्थितिकी को परिभाषित किया। पारिस्थितिकी को इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। तो ईपी ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन है। इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का, जिसको हम पारितंत्र के नाम से जानते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र की जो संरचना है और जो उसकी कार्यप्रणाली है उसका जो हम अध्ययन करते हैं वही पारिस्थितिकी है। ये परिभाषा दी थी ईपी ओडम ने 1969 में। ईपी ओडम की बात करते हैं तो इन्होंने पुस्तक लिखी थी फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, जो 1971 में प्रकाशित हुई थी। बात तो इन्होंने 1969 में ही बोल दी थी, लेकिन बुक जो है इनकी कुछ समय बाद 1971 में प्रकाशित हुई थी। तो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी नामक पुस्तक ईपी ओडम की है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं आर्नी नैश। आर्नी नैश ने 1972 में गहन पारिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट दिया था। गहन पारिस्थितिकी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक विचारधारा के रूप में इसका जन्म हुआ था। गहन पारिस्थितिकी या गहन पारिस्थितिकीवाद, डीप इकोलॉजिज्म का जो एक उत्पत्ति हुआ है, एक विचारधारा के रूप में हुआ है। जब पर्यावरण का शोषण बहुत ज़्यादा होने लगा
तो पर्यावरण का शोषण जब बहुत ज़्यादा होने लगा तो 1970 के दशक में आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें विश्व स्तर पर स्टार्ट हुई। हम आगे क्लास में आपसे अलग से चर्चा भी करेंगे। और उसी में एक जो प्रयास था वो था गहन पारिस्थितिकीवाद। डीप इकोलॉजिज्म एक विचारधारा के रूप में उत्पन्न हुआ और यह एक प्रकार का दर्शन है, एक प्रकार की विचारधारा है जिसका मानना है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने संबंध को आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए। ए फिलॉसफी दैट बिलीव्स ह्यूमन शुड रेडिकली चेंज देयर रिलेशनशिप विद नेचर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गहन पारिस्थितिकीवाद, गहन शब्द या डीप का मतलब आप इस संदर्भ में लीजिए कि हमें पारिस्थितिकी की या पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए, पारिस्थितिकी तंत्र के भले के लिए काम करते हुए हमें इसमें आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए इसको हम डीप इकोलॉजी कहते हैं। गहन पारिस्थितिकी समर्थन किसका किसका करती है? तो हमारे ग्रह पर, हमारी जो पृथ्वी ग्रह है, उचित मानव भूमिकाओं के बारे में, यानी मानव की उचित भूमिका क्या है पारिस्थितिकी के संरक्षण में, मानव की उचित भूमिका क्या हो सकती है, उसकी निरंतर जांच करना। यानी समय समय पर जो है मानव की भूमिकाएं बदलती रहती हैं, तो उस हिसाब से इसको देखना। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना और उसका पुनर्स्थापन यानी रेस्टोरेशन। अगर कहीं पे पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान हो गया तो उसको रेस्टोर करने की प्रक्रिया कराना, पेड़ पौधे लगाकर। आरक्षणीय प्रथाओं का मूल कारण विश्लेषण, रूट कॉज एनालिसिस ऑफ अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस। अगर कोई अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस की जा रही है जिससे पर्यावरण को क्षति पहुँच रही है, पारिस्थितिकी को क्षति पहुँच रही है, तो उसका पता लगाना, रूट कॉज एनालिसिस करना, मूल कारण विश्लेषण करना। तो गहन परिस्थिति आप इस प्रकार से समझिए कि इसको आर्नी नेस ने ये कॉन्सेप्ट दिया, एक विचारधारा के रूप में ये उत्पन्न हुआ। गहन पारिस्थितिकी शब्द को दिया किसने? तो आर्नी नेस ने दिया 1972 में। ये एक विचारधारा के रूप में आगे बढ़ा और इसका मानना था कि हमें पर्यावरण के भले के लिए काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एक वर्ड इसी के विपरीत में सैलो इकोलॉजी का है। सैलो इकोलॉजी, सैलो इकोलॉजी में क्या है? दिखावा करता है। ये दिखावा करता है पर्यावरण की रक्षा करने का। ये मतलब कुल मिला के ये इकोलॉजी को या पारिस्थितिकी को सुरक्षित करने का ढोंग करता है, दिखावा करता है कि अच्छा ठीक है हम पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं तो 4 पेड़ लगा देंगे, दिखावा कर रहा है। तो ये सैलो इकोलॉजी के मतलब एक विरोध में है। तो सैलो इकोलॉजी भी सब ध्यान रखिएगा, इसी से संबंधित है। बस सैलो इकोलॉजी अलग विचारधारा है और जो गहन पारिस्थितिकीवाद है, डीप इकोलॉजी या डीप इकोलॉजिज्म, ये अलग विचारधारा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? ये भी करके पूछ सकता है। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं तो आपको अभी रीज़न पता चल जाएगा। भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी कानून के जनक, ये सवाल पूछा गया था TRE 2 में, PGT में, जूलॉजी में। तो फादर ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया, ये हैं रामदेव मिश्र। याद रखिएगा, रामदेव मिश्र हैं। इनको भारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी कानून का जनक माना जाता है। रामदेव बाबा नहीं है ये, नहीं तो आप रामदेव बाबा समझ लीजिए, रामदेव मिश्रा हैं। ये सवाल TRE 2 में, PGT में, जूलॉजी में पूछा गया था। आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जो जूलॉजी का पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो PRT के इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये काम हमारा है, हम आपको आगे वो प्रश्न करा देंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र पर आते हैं। तो आपको पारिस्थितिकी क्लियर हो गया। पारिस्थितिकी में हम अध्ययन करते हैं मेनली। अब पारिस्थितिकी में जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं वो एक तंत्र होता है, उस तंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो आज की क्लास में अब हम पारिस्थितिकी तंत्र को डिस्कस करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र को हम पारितंत्र के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इकोसिस्टम, इसके लिए इकोलॉजिकल सिस्टम। तो ये तंत्र किसका है? पारिस्थितिकी का ही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र कहिए या पारितंत्र कहिए, इकोलॉजिकल सिस्टम कहिए या इकोसिस्टम कहिए, दोनों एक ही बात है। 1935 में कहानी शुरू होती है जब AG टांसले, आर्थर जॉर्ज टांसले नाम के व्यक्ति ने पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द को प्रतिपादित किया और पारितंत्र की संकल्पना दी थी। तो 1935 वर्ष याद रखिएगा जब AG टांसले ने
पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द को प्रतिपादित किया और पारितंत्र की संकल्पना दी थी। प्रकृति की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई अगर कभी आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? प्रकृति की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, तो ये है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन अगर अचानक से आपके सामने ये सवाल आ जाए आप गलत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, पारिस्थितिकी तो शाखा है, पारिस्थितिकी में तो हम अध्ययन करते हैं, वो तो एक विज्ञान है एक प्रकार का पर्यावरण को समझने का। लेकिन जो इकाई है वो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, जिसमें हम प्रकृति की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में। वर्ष 1935 में आर्थर जॉर्ज टांसले ने पारिस्थितिकी को एक मौलिक इकाई के रूप में, मौलिक इकाई मतलब संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में, एक जैविक समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण, यानी जैविक समुदाय का मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, जीवधारी हैं, उनके और उनके पर्यावरण के बीच में जो अंतःक्रिया होती है, जिसको यहाँ पर एकीकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जैविक समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण के एकीकरण को मान्यता देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द ये किस लिए लेकर आए थे? जैविक समुदाय और वो जिस पर्यावरण में रहता है उसके बीच में जो अंतर संबंध बनता है, जो अंतःक्रिया होती है, जो एकीकरण हो जाता है, उसी को मान्यता देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को गढ़ा था वर्ष 1935 में एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा का वर्णन हम कैसे करते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन अगर कुछ है तो ये आपके सामने है। जैसे जीवित जीवों का एक समुदाय है जो अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जीवित जीवों का एक समुदाय होता है जो अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, या फिर जिस वातावरण में जीव रहते हैं उसके साथ जीवों का एक समुदाय, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में 2015 में पूछा गया था। सवाल था पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो समुदाय है, जीवों का जो समुदाय है, वो एक तंत्र को डिनोट कर रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र को डिनोट कर रहा है। तो जीवित जीवों का एक समुदाय जो अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, या फिर जिस वातावरण में जीव रहते हैं उसके साथ में जो जीवों का एक समुदाय है, यानी एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट। तो जीव और जीव का वातावरण या पर्यावरण दोनों एक साथ में, वही क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो जीवधारियों के बीच में यानी ऑर्गेनिज्म के बीच में पारस्परिक संबंध, और जीवधारियों और आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी पर्यावरण है, उसके बीच में संबंध। तो ये दोनों से मिलकर बनता है। ऐसा नहीं कि बस जीवधारी आपस में जो है दोस्ती यारी कर लेंगे, पारस्परिक संबंध बना लेंगे, एक दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, पर्यावरण पे भी निर्भर होना होगा, पर्यावरण से भी अंतर संबंध बनाना होगा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम पारितंत्र की संरचना या पारितंत्र के घटक को देखेंगे। पारितंत्र का जो निर्माण होता है वो जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटकों से होता है। तो जैविक यानी कि बायोटिक फैक्टर्स, अजैविक यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स। पारितंत्र के अंतर्गत इसको हम जैव घटक भी कह देते हैं, जैविक को जैव घटक भी कहते हैं, या जैविक घटक कहते हैं, जैविक कारक कह लीजिए। और इसी प्रकार अजैव घटक या अजैविक घटक या अजैविक कारक भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक कारक भी कई बार कह दिया जाता है। अब यहाँ पे जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो जैविक घटक हैं जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है वो आपके सारे क्या हैं? जैविक घटक हैं। और जिसमें जान नहीं होती है वो अजैविक घटक है। सिंपल सा है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण। जैव घटक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? उत्पादक आएंगे। जब आप खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं तो सबसे खाद्य श्रृंखला के सबसे आधार पे क्या होता है, जिस पे पूरी खाद्य श्रृंखला टिकी होती है? उत्पादक। तो उत्पादक जैव घटक में आएगा। उपभोक्ता, जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता भी होगा, द्वितीयक उपभोक्ता भी होगा, तृतीयक उपभोक्ता भी होगा, ये सभी किस में आएंगे? जैव घटक में आएंगे। इसके अलावा अपघटक जो डिकम्पोजर्स हैं, जैसे कि कवक है, सूक्ष्म जीव है, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह है, तो ये सभी किस में आएंगे? ये आएंगे जैविक घटक में या जैव घटक में। इसके बाद हम बात करते हैं मानव भी किस में आएगा? मानव भी जैव घटक में आएगा। अजैव घटक की अगर हम बात करते हैं,
अजैव घटक की बात करते हैं तो इसमें हम तापमान को देखेंगे, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, मृदा, शैल, जल और वायु। ध्यान से देख लीजिएगा, इन सभी चीज़ों में या ये कोई लिविंग बीइंग नहीं है, यानी ये कोई जीवित चीज़ नहीं है जिसमें जान हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, मृदा, शैल, जल, वायु, ये सब घटक हैं किसके? अजैव घटक हैं पारितंत्र के। इसके अलावा कुछ अकार्बनिक तत्व होते हैं पारितंत्र में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। इसका हम आगे चक्र भी पढ़ेंगे, सल्फर चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र, नाइट्रोजन चक्र वगैरह भी हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में। तो ये सभी क्या है, ये आपके अजैव घटक में आते हैं। तो याद रखिएगा अजैव घटक में क्या क्या चीज़ें आएंगी, बस आप इतना ध्यान रखिएगा जिसमें जान नहीं होगा। अब जैसे जल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि जल जो है क्या होगा, जैविक होगा। कैसे हो जाएगा? जल पानी है, लेकिन जल तो कोई अपने आप में जीवित चीज़ थोड़े ना है, ये चीज़ कहने का मतलब है। तो जीवित चीज़ क्या क्या है? या तो उत्पादक है, या उपभोक्ता है, या अपघटक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं पारितंत्र में जो जैव घटक हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं। सबसे पहले उत्पादक की हम बात करते हैं तो उत्पादक में सभी हरे पौधे आते हैं और कुछ जीवाणु आते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम नील हरित शैवाल कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये आपका सवाल TRE 1 में आपने अगर याद हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको रटा है, याद है, तो ये आपको याद आ जाएगा। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु, यही विकल्प में आपको दिया गया था। तो पारितंत्र में जैव घटक उत्पादक है। उत्पादक क्या है? जैव घटक है जिसमें सभी हरे पौधे आते हैं, कुछ जीवाणु, जैसे साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। अगर आपको नील हरित शैवाल दे दे, पूछे कि जैव घटक की अजैव घटक है, तो आप क्या बोलेंगे? जैव घटक है। ऐसे आपको पूछ सकता है। जैव घटक के अंतर्गत जो उत्पादक हैं क्या होते हैं ये? तो हरे पौधे और कुछ जीवाणु शामिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी भी कहा जाता है। तो उत्पादक को स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। फिर हम स्थलीय पारितंत्र में, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, स्थलीय पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक को देखते हैं। तो जो स्थलीय पारितंत्र यानी जो जमीन वाला, कोई जमीन का एक टुकड़ा मान लीजिए, वहाँ पर जो पारितंत्र अगर कोई है, बना है, तो उस पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होगा? तो हरे पौधे होते हैं। तो याद रखिए ग्रीन प्लांट्स स्थलीय पारितंत्र में सामान्यतः प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसके अलावा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में, पॉन्ड इकोसिस्टम में प्राथमिक उत्पादक क्या होता है? तो या तो शैवाल या तो पादप प्लवक, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। हालांकि फाइटोप्लैंक्टन या पादप प्लवक एक प्रकार का शैवाल ही है। तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक के रूप में आप क्या याद रखेंगे? शैवाल या पादप प्लवक। इसके अलावा महासागर की जो आहार श्रृंखला है, महासागर की आहार श्रृंखला है, ओशियनिक फूड चेन है, या समुद्री पारितंत्र बोले तो समुद्री पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो याद रखिएगा कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में भी पादप प्लवक होते हैं, समुद्र की जो पारितंत्र होती है उसमें भी पादप प्लवक होते हैं, दोनों में होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स वहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके अलावा और अन्य उदाहरण क्या? चूँकि समुद्री पारितंत्र सबसे बड़ा पारितंत्र माना जाता है, तो जो डायटम्स होते हैं, ये भी उदाहरण है किसके? प्राथमिक उत्पादक के, समुद्री पारितंत्र में। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है, ये भी किसके उदाहरण है? प्राथमिक उत्पादक के। तो ये 3 उदाहरण आप याद रखिएगा प्राथमिक उत्पादक के महासागर में। नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो ये सबसे आरंभिक यानी सबसे अर्लीस्ट, पृथ्वी पर सबसे आरंभिक प्राथमिक उत्पादक के रूप में इनको जाना जाता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही, नील हरित शैवाल ने ही पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको आरंभ किया था। तो धीरे धीरे फिर पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा आने लगी थी। अब हम बात करते हैं गहरे समुद्र के उष्ण जलीय वेंट पारितंत्र की। तो गहरे समुद्र के उष्ण जलीय वेंट पारितंत्र की, इसमें प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं वो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये जो गहरा समुद्र का पारितंत्र होता है, उष्ण जलीय वेंट पारितंत्र, ये एक प्रकार से हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। ये बहुत कह लीजिए कि एक प्रकार का ऐसा इकोसिस्टम है, ऐसा पारितंत्र है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है। बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है,
बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाने की वजह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है जो प्राथमिक उत्पादक का कार्य करता है। तो ये आपको अलग से ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता जिसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे जब हम आपको खाद्य जाल और पोषी स्तर को पढ़ाएंगे। फिर अपघटक की बात करते हैं। तो अपघटक यानी कि डिकम्पोजर्स, इनको सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। अपघटक की बात करें तो जो अपघटक होते हैं, अपघटक भी क्या है, जैव घटक हैं। अपघटक भी क्या है, पारितंत्र के जैव घटक हैं। तो अपघटक मृतकों को, जो भी मृत पेड़ पौधे हैं या मृत जीव हैं के विभिन्न पदार्थों जैसे कि कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों में और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। तो अपघटक का काम क्या है, तो ये क्या करेंगे, जो भी मृत जीव हैं या मृत जीव के जो भी अवशेष हैं उनको कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों में तोड़ देंगे, मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अपघटक प्रत्येक पोषी स्तर पर मृतकों पर निर्भर रहते हैं। इसका मतलब है कि प्राथमिक उत्पादक से लेकर तृतीयक उपभोक्ता तक, प्राथमिक उत्पादक से लेकर तृतीयक उपभोक्ता तक जहाँ पर भी कोई भी जीव अगर उसकी मृत्यु होती है तो फिर उस पर कौन निर्भर रहेगा, उसको कौन जो है खा पी के तोड़ेगा, तो वो तोड़ेगा अपघटक। और अपघटक का सबसे सामान्य उदाहरण जो आपके सवाल भी पूछा गया है पीआरटी में, इन्वायरमेंट में, जीवाणु का आपसे पूछा गया, कवक का आपसे पूछा गया था कि कवक है क्या। तो कवक किसका उदाहरण है, पारितंत्र में अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक के उदाहरण कौन से हैं, जीवाणु और कवक, बैक्टीरिया और फंजाई। अब हम आगे चर्चा करते हैं। जीवाणु और कवक जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इनको हम सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहते हैं, माइक्रोबियल डिकम्पोजर कहते हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ, जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसे सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं, जो मृदा में चले जाते हैं, पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये एक अच्छा काम करते हैं जो भी डिकम्पोजर्स हैं, अपघटक है। इनका काम जो है पारितंत्र के लिए बेहतरी के लिए होता है। इनका मुख्य काम क्या है, तो याद रखिएगा मुख्य काम, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं और ये मृदा में चला जाएगा, फिर मृदा में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो है बात करें तो अपरदभक्षी होते हैं। अपरदभक्षी होते हैं जिसे हम अपरदहारी भी कहते हैं। कई बार अभ्यर्थी दोनों चीज़ को एक समझ लेते हैं, अपघटक और अपरदभक्षी को दोनों को एक समझ लेते हैं। हालांकि कई जगह लिखा भी है लेकिन ये एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है, थोड़ा सा अंतर है इनमें। तो अपरदभक्षी या अपरदहारी, इनको हम डेट्रीबोर्स कहते हैं। आगे हम अपरद श्रृंखला को भी पढ़ेंगे, डेट्रीटस फूड चेन भी पढ़ेंगे इन जीवों से संबंधित। तो जो अपरदभक्षी होते हैं, अपरदहारी होते हैं, ये क्या करते हैं, सीधे मृत कार्बनिक पदार्थों पर, जैसे कि मृत पौधे हुए या जीव हुए, उनके अवशेष हैं, उनको डायरेक्टली खाने लगेंगे, जैसे कि केचुआ है, केचुआ उदाहरण है अपरदभक्षी का, अपरदहारी का, याद रखिएगा। इसके अलावा मिलीपीड है और उडलाइस है। इसके अलावा जो क्रेब होते हैं यानी कि केकड़ा वगैरह हुआ, ये किसके उदाहरण है, अपरदहारी के उदाहरण है, अपरदभक्षी के उदाहरण है। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग और ध्यान रखिएगा, मुर्दाखोर, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो जो मुर्दाखोर होते हैं यानी कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं, इनमें लकड़भग्गा और गिद्ध आते हैं, हाइना और बल्चर आते हैं। तो आपसे अगर कभी पूछे कि लकड़बग्घा और गिद्ध पारितंत्र में उनकी क्या स्थिति होती है, तो ये मुर्दाखोर कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। कई बार जब जो जीव मर जाता है, जीव जब मान लीजिए कोई जानवर है जंगल में मर गया, तो उस मरे हुए जीव को, या फिर मान लीजिए शेर ने कोई जीव खा लिया, जो उसका बचा खुचा है, शेर ने कोई जीव को खा लिया। अब शेर तो इतना रहता नहीं कि सब कुछ खा लेगा, कुछ छोड़ भी देता है कई बार, तो जो छोड़ देगा उसको लकड़बग्घा खा लेता है। बाकी गिद्ध का तो काम आप जानते ही हैं, जहाँ भी इसको मिल जाएगा चालू हो जाएगा खाना, उधर मरा हुआ चीज़ कहीं भी मिल जाएगा खाना चालू कर देगा, जानवर वगैरह को। तो इनको हम मुर्दाखोर कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। तो लकड़बग्घा और गिद्ध को हम स्पेशली किस नाम से जानते हैं, मुर्दाखोर, स्कैवेंजर के नाम से। इसके अलावा दीमक को भी हम स्कैवेंजर की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो अपघटक होते हैं इनको हम खाद्य श्रृंखला में और ऊर्जा पिरामिड में, तो जो खाद्य श्रृंखला है प्राथमिक उत्पादक से लेकर तृतीयक उपभोक्ता तक, और ऊर्जा पिरामिड है, ऊर्जा पिरामिड भी दर्शाता है प्राथमिक उत्पादक से लेकर जो तृतीयक
उपभोक्ता होते हैं उनकी तरफ जो ऊर्जा का जो संचार होता है उसको दर्शाता है। तो ऊर्जा पिरामिड में और खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले जो घटक हैं वो कौन है? अपघटक है। तो सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले जो जीव हैं वो कौन है? अपघटक हैं। कैसे हैं आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब देखिए होता क्या है, हरित पादप है जैसे कि ये उत्पादक हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता है जैसे कि जो है हिरन आप मान लीजिए, खरगोश मान लीजिए, क्या होंगे? शाकाहारी होंगे हमेशा। द्वितीयक उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होगा क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा। तृतीयक उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी। अब ये सभी लोग कभी ना कभी इनकी मृत्यु होगी, तो जब भी इनकी मृत्यु होगी तो इनके जो भी मृत अवशेष होंगे उनको तोड़ने के लिए आएंगे अपघटक। तो अपघटक डिकम्पोजर्स का काम क्या है? इनको डिकम्पोज करना, छोटे मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों में तोड़ देना, ब्रेक कर देना, जिससे मृदा में ये आसानी से इस्तेमाल हो सके। और वहीं पर हम अपरदभक्षी अपराधारी की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली मृत चीज़ों को खाने लगते हैं। इनको तोड़ने ताड़ने का काम इनका नहीं है। इनको कोई ऐसा नहीं कि मृदा को पहुंचाना, ये अपने लिए खाएंगे, अपने पोषण के लिए स्पेशली खाएंगे। वहीं पे मुर्दाखोर स्कैवेंजर्स का भी कुछ ऐसी है, डायरेक्टली कहीं पे मरा आइटम देख लेंगे तो उसको खा लेंगे। तो अपघटक चूँकि यहाँ पर भी मौजूद है, यानी इंतजार कर रहा कि हरित पादप का मृत्यु हो, इसको हम इस पर काम चालू कर देंगे। प्राथमिक उपभोक्ता की भी मृत्यु हो, उस पर भी काम चालू कर देंगे। द्वितीयक उपभोक्ता भी जाए, इस पर भी काम चालू कर देंगे। तृतीयक उपभोक्ता भी जाए, इस पर भी काम चालू कर देंगे। इसलिए हर एक स्टेज पर जब आप देखेंगे तो अपघटक तो हर जगह मौजूद है। इसलिए ये बात कही गई है कि अपघटक खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा पिरामिड पर सबसे अधिक पहचाने जाने वाले जीव में शामिल होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पारितंत्र के प्रकार की। पारितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। पारितंत्र के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक है स्थलीय पारितंत्र यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जमीन से संबंधित। दूसरा है जलीय पारितंत्र यानी जल से संबंधित, एक्वेटिक इकोसिस्टम। स्थलीय पारितंत्र की अगर हम बात करते हैं तो स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत जैसे कि घास का मैदान है, ये स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण है। ऐसे ही कोई वन है, जंगल है, तो वो भी क्या है? स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण है क्योंकि ज़मीन पर है। मरुस्थल भी क्या है? भले कुछ नहीं है लेकिन ज़मीन का जो भी टुकड़ा है उस पर कुछ ना कुछ तो इकोसिस्टम होगा ही। जैसे कि कैक्टस वगैरह का पौधा आप देखते हैं मरुस्थल में उगता है, बाकी मरुस्थल में कुछ जीव भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो मरुस्थल में जो जीव पाए जाते हैं जिनको हम जेरिकोल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो TRE 3 में आपसे पूछा गया था डिजर्टिकोलस करके, तो डिजर्टिकोलस कहिए या जेरिकोल कहिए, यहाँ पे बस शब्द अलग अलग भाषा के शब्द यहाँ पर रखे गए हैं। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो आज भी कन्फ्यूज है इस चीज़ को लेकर, तो याद रखिएगा कि मरुस्थल में जो भी जीव पाए जाते हैं वो जेरिकोल्स कहलाते हैं। जो भी जंतु पाए जाते हैं वो जेरिकोल्स कहे जाते हैं। ये साधारणतः आपने पढ़ा होगा। लेकिन जो डिजर्टिकोलस है ये आपका TRE 3 में पूछा गया था। यहाँ पे बस भाषा का अंतर है, ये अलग भाषा का शब्द है, ये दूसरे भाषा का शब्द है। क्लियर है? दोनों ही सही है। अब हम बात करते हैं जलीय पारितंत्र की। जलीय पारितंत्र यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय पारितंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है समुद्री पारितंत्र जो कि खारे पानी का पारितंत्र है, और एक है ताजे जल का पारितंत्र, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो मैरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब मैरीन इकोसिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं समुद्री जल पारितंत्र के अंतर्गत जो खारे पानी का तंत्र है, जैसे कि प्रवाल भित्तियाँ, कोरल रीफ्स का जो तंत्र बनता है समुद्री पारितंत्र में, ये उदाहरण है समुद्री पारितंत्र का। ऐसे ही ज्वार नदमुख एस्चुरी यानी कि जो नदियां हैं, जैसे आप देखते हैं आपने भूगोल में पढ़ा भी है कि जब जो नदियां होती हैं जैसे पश्चिमी घाट से जो पश्चिम में अरब सागर की तरफ नदियां जो जाती हैं, जब वो अरब सागर में गिरती हैं तो वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख। तो जब पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें ले जाती हैं नदियाँ, बालू से लेकर मिट्टी से लेकर जो भी चीज़ें वो जमीन पानी के अंदर इकट्ठा करती हैं, उसे हम ज्वार नदमुख बोलते हैं। तो उससे संबंधित भी पारितंत्र डेवलप होता है। ये किसका उदाहरण है? समुद्री पारितंत्र का। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर है। ऐसे ही खुला महासागर, ओपन ओशियन, तो खुला महासागर भी एक समुद्री पारितंत्र को दर्शाता है, जहाँ पर बड़े बड़े जानवर घूम रहे हैं, जैसे वेल मछली वगैरह वहाँ पर है। ताजे जल के पारितंत्र का उदाहरण हम देखते हैं तो झील, लेक, तालाब, पॉन्ड्स, सरिता यानी कि नदियाँ वगैरह। इसके अलावा कुछ आर्द्र भूमि है, ये ताजे जल के पारितंत्र में आते हैं। आर्द्र भूमि को हम
जो है आपको पढ़ाएंगे भी, तो याद रखिएगा आर्द्रभूमि को भी हम पीआरटी बैच में कंप्लीट करेंगे। जो हमारा इन्वायरमेंट का पीआरटी बैच है वो इसमें हम कंप्लीट करेंगे। गहरे समुद्र में जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो गहरे समुद्र में जो जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है या उष्ण जलीय जिसको बोला गया था ऊपर में, एक ही चीज़ है, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, और ये बेंट इकोसिस्टम भी बोलते हैं। तो गहरे समुद्र में जल तापीय बेंट पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो सौर ऊर्जा से नहीं पनपता, यानी इससे बहुत ज़्यादा गहराई में होता है तो सौर ऊर्जा वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। अब हम आते हैं ताजे जल के पारितंत्र में। ताजे जल का जो पारितंत्र है दो प्रकार से विभाजित होता है। एक है लोटिक पारितंत्र, लेंटिक पारितंत्र, जिसको हम स्थिर जल पारितंत्र कहते हैं। तो लेंटिक को आप स्टैटिक शब्द से रिलेट कर लीजिए। स्टैटिक मतलब क्या है, रुका हुआ, स्थिर। तो लेंटिक पारितंत्र स्थिर जल पारितंत्र को डिनोट करता है। वहीं पे लोटिक पारितंत्र, लोटिक को आप लोटता हुआ समझ लीजिए, लोटर बोलते हैं ना, लोट रहा है, कोई रोल कर रहा है, लोट रहा है, खेल रहा है बच्चा कोई, तो इस तरीके यानी चलता फिरता इस तरीके से। तो लोटिक पारितंत्र क्या होता है, जैसे बहते हुए जल से जो निर्मित होते हैं। तो ये तो स्थिर जल पारितंत्र होता है, यानी पानी रुका हुआ होगा, पानी बह नहीं रहा होगा लगातार। और इसमें क्या होगा, पानी लगातार क्या होगा, बह रहा होगा। जैसे कि धाराएं हैं, नदियां हैं, झरने हैं, जिसमें पानी ट्रेवल कर रहा है, पानी बह रहा है। ये जो तंत्र बनाते हैं, पारितंत्र बनाते हैं, इन्हें हम लोटिक पारितंत्र कहते हैं। क्लियर है। स्थिर जल पारितंत्र, लेंटिक पारितंत्र के उदाहरण में हम देखते हैं तो झील है, लेक है। जैसे जो भी अभ्यर्थी दिल्ली में होंगे भलसवा झील देखे होंगे, तो जो भलसवा झील है जहांगीरपुरी में, वहाँ पर अगर कभी आप गए होंगे बोटिंग वगैरह करने, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो झील है वो क्या है, झील एक स्थिर जल तंत्र का उदाहरण है। तो झील क्या है, लेंटिक पारितंत्र। बाकी जो बिहार में है, बेगूसराय जिले में है कंवर झील, जो कि ऑक्सबोल लेक का भी उदाहरण है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। बिहार की पहली रामसर साइट भी है, रामसर स्थल भी है। तो झील, इसके अलावा तालाब, दलदल वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे कि मार्श स्वैम्प है, वो क्या है, उसमें पानी तो बहेगा नहीं, उसमें इकट्ठा ही रहेगा एक जगह। तो झील, तालाब और दलदल, झील, तालाब और दलदल लेंटिक पारितंत्र के उदाहरण है, याद रखिएगा। बाकी धाराएं, नदी और झरने ये लोटिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। अब हम आज की क्लास का आखिरी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पृथ्वी पर अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करता है, यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र को कवर करने वाला कौन सा तंत्र है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। और विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र भी इसको कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, यानी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं पर्यावरण से संबंधित या प्राकृतिक रूप से भी, या फिर मानव जनित अगर कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप कौन सा ऐसा तंत्र होता है जिसमें जो मुकाबले और सभी तंत्रों के मुकाबले स्थिर रहता है। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो समुद्री पारितंत्र होता है या महासागरीय पारितंत्र होता है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। कहने का मतलब है, जैसे एक जंगल है, कितना भी बड़ा जंगल है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जंगलों में आग लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, तो जंगल का पारितंत्र तो समाप्त हो गया। लेकिन समुद्री पारितंत्र में बहुत रेयरली बदलाव होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भी, जब जलवायु परिवर्तन को हम अपने बैच में कवर करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के टॉपिक में हम देखेंगे भी। लेकिन और जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं पृथ्वी पर, उनके मुकाबले सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है समुद्री पारितंत्र। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद। बाकी जिन भी अभ्यर्थियों को रोशन बैच में जुड़ना है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।